आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। भूत प्रेत इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता था, मगर तब तक जब तक मेरा इनसे सामना नहीं हुआ। इस घटना के बाद मेरे अंदर भूत प्रेत को लेकर इतना डर बैठ गया है कि आज भी मैं अकेले अंधेरे में रहने से डरता हूँ। घने अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे अगल बगल है जिसे मैं देख नहीं सकता, मगर महसूस जरूर कर सकता हूँ। 1985 ये वो साल था जिसे मैं अपने जीवन का सबसे मनहूस साल मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक शाम घर पर बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो रहा था, जिस कारण मैंने साइकिल उठाया और दूसरे गांव की तरफ चलता बना। असल में मेरे में एक बात अजीब थी कि मेरे सारे दोस्त मेरे गांव के नहीं बल्कि दूसरे गांव के थे और मैं काफ़ी दिनों से उनसे मिला भी नहीं था। करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गांव पहुंच गया। काफ़ी दिनों के बाद सभी दोस्तों से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और हम सभी गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करने लगे। अब आसमान में सूरज की किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और मेरे यहाँ आए हुए 2 घंटा हो चुका था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मैं चलता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है ना। जिस पर मेरे दोस्त विनोद ने कहा, भाई आज रात तू यहीं रुक जा, कल चले जाना। इतनी रात को तेरा जाना ठीक नहीं होगा और वो रास्ता भी रात के लिए ठीक नहीं है। इस पर मैंने कहा, नहीं यार कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने साइकिल उठाया और अपने गांव की तरफ चलता बना। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं अपने दोस्तों के गांव से दूर उस रास्ते पर पहुंच गया जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। उस रास्ते पर आते ही सन्नाटे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन उतरते ही मैंने ब्रेक मारकर साइकिल रोका और चैन चढ़ाने लगा, मगर पता नहीं चैन किसी तरह फंस चुकी थी, जो लगने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो साइकिल भी मुझे विनोद की तरह ही आगे ना जाने को बोल रही हो। खैर काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर में मैंने चेन चढ़ा ही लिया और दोबारा घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस सुनसान रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई परिंदा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की लाइट रास्ते पर खेल रहे 2-4 बच्चों पर गई। इतनी रात गए इन बच्चों को खेलता देख मैं एकदम से सहम गया कि भला ये बच्चे आए कहाँ से। यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई बस्ती। उन बच्चों को देखकर मैंने एकदम से साइकिल रोक दिया। वो सारे बच्चे रास्ते को इस तरह से घेर कर खेल रहे थे कि कोई भी आ जा नहीं सकता था। अभी मैं खड़े खड़े देख ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, चाचा साइकिल में नहीं बिठाओगे मुझे? मुझे ये आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल जब मैं पीछे पलटा तो ठीक मेरे सामने मेरा 6 साल का भतीजा पिंटू खड़ा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पिंटू तो 3 साल पहले ही मर चुका है। असल में पिंटू 3 साल पहले लापता हो गया था और उसकी डेथ बॉडी इसी जंगल में मिली थी। और मुझे अच्छे से याद है पिंटू के साथ साथ गांव के और भी बच्चे लापता हुए थे और उनकी डेथ बॉडी भी पिंटू की तरह ही इसी जंगल से मिली थी।
इसका मतलब यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सभी भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि पिंटू को क्या जवाब दूं कि तभी पिंटू दोबारा से बोला, क्या हुआ चाचा, आप मुझे साइकिल पर नहीं बिठाइएगा? इतना बोलकर पिंटू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने ध्यान से पिंटू की तरफ देखा तो वो रो रहा था। उसे इस तरह से रोता हुआ देख मेरी भी आंखों से पानी निकल आया। आखिर पिंटू था तो मेरा ही भतीजा। कुछ देर चुप रहने के बाद पिंटू ने फिर से कहा, चाचा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, मगर मैं आप लोगों के पास अब नहीं आ सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। पिंटू के मुंह से ये सुनकर मेरी आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई, जिस पर मैंने पिंटू से पूछा, पिंटू, उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताओ। जिस पर पिंटू ने बताना शुरू किया। दरअसल एक शाम जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली, बेटा लो चॉकलेट। उसने मुझे 2 चॉकलेट दिए। मैं उन चॉकलेट को खा ही रहा था कि तभी उस औरत ने दोबारा से कहा, बेटा और चॉकलेट चाहिए तो चलो मेरे साथ। मैं भी और चॉकलेट की लालच में उस औरत के साथ चलता बना, मगर मुझे कहाँ पता था कि वो औरत इतनी बुरी है। चलते चलते वो औरत मुझे काफ़ी दूर जंगलों के भीतर ले आई और एक जगह पर बैठाकर मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्र पढ़ते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरी पलकें भारी होने लगी और देखते ही देखते मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं काफ़ी डर गया। पहले तो समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं ज़मीन पर ही पड़ा हुआ हूँ और मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं खड़ा था तो ज़मीन पर फिर मैं कैसे लेट सकता हूँ? अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, अब तुम मर चुके हो और इनमें से एक तुम्हारी आत्मा है और दूसरी तुम्हारी लाश, और अब तुम्हारी आत्मा मेरे गिरफ्त में रहेगी। इसी तरह से उस डायन ने कई सारे बच्चों को बहला फुसलाकर मार दिया और उन सब की आत्मा को अपने गिरफ्त में ले लिया। और अभी भी हम सब उस डायन की गिरफ्त में ही हैं। पिंटू की पूरी बात सुनने के बाद मैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी पिंटू ने चिल्लाकर कहा, चाचा चाचा, वो डायन आ रही है, आप चले जाइए वरना वो आपको भी मार देगी। पिंटू के इतना बोलते ही वहाँ खेल रहे सारे बच्चे एकदम से खड़े हो गए, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। अभी मैं भागने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा कंधा पकड़ लिया और खींचकर मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही डायन खड़ी थी जिसके बारे में पिंटू अभी बता रहा था। उस डायन की पूरी शक्ल एकदम जली हुई थी। अभी वो डायन मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। मेरे पाठ पढ़ते ही वो डायन और सभी बच्चे, जिनमें पिंटू भी शामिल था, वो सभी एकदम से गायब हो गए। मैंने भी अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर मैंने सभी को पूरी बात बताई, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरे गांव के दोस्तों से पता चला कि उस औरत को गांव वालों ने बच्चों की बलि देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में आकर सभी गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से करीबन 15 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र करने पर आज भी मेरी रूह कांपने लगती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था
कि उस समय हमारे गांव में खेती के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। मैं कई बार काम की तलाश में इधर उधर भटका था, मगर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं थी कि मैं उसमें खेती कर पाऊँ। दिन पर दिन मेरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया मुकेश अपने घर वापस आ गया और वो पहले से काफ़ी बदल चुका है और साथ ही काफ़ी सारे पैसे कमाकर भी लाया मुकेश। मुकेश मेरे बचपन का दोस्त है। वो भी मेरे साथ कुछ दिनों से काम को लेकर काफ़ी परेशान था और अचानक 10 दिन पहले वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने और उसके घर वालों ने उसे काफ़ी खोजा, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। और आज मुझे अपने छोटे भाई से पता चला कि वो आ चुका है। ये खबर सुनते ही मैं उसके घर गया तो सच में मेरे भाई ने जो कहा था वो ठीक निकला। मुकेश आया है, मगर अपना शारीरिक और आर्थिक हालत दोनों ही बदलकर। मुकेश को देखते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई कितना बदल गया है तू? कोई खजाना वजाना हाथ लगाया क्या तेरे? जिस पर मुकेश ने कहा, नहीं यार, खजाना तो हाथ नहीं लगा, मगर एक अच्छा काम जरूर हाथ लगा है। और तू बता, तेरा क्या हाल चाल है? इस पर मैंने मायूस मन से कहा, क्या बताऊं यार, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरी बात को सुनकर मुकेश मुस्कुराया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू मेरे साथ चलेगा काम करने? तो चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे और रहने का भी सारा इंतजाम है। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, वरना किसी और को मैं नहीं लेकर जाता। मुकेश की पूरी बात सुनने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था, तो मेरे ना बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पर मैंने मुकेश को हाँ बोल दिया। फिर मुकेश ने बताया कि वो 2 दिन बाद यहाँ से निकलेगा और वो मुझे अपने साथ लेटा हुआ जाएगा। मेरा काम क्या है पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, तू चल, तुझे सब पता चल जाएगा वहाँ पहुँचकर। सारी बात हो जाने के बाद मैं अपने घर चला आया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई तो वो भी मान गए। चाहे जो भी काम हो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरी सारी तैयारी होते होते 2 दिन कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। अब बारी आई मुकेश के साथ जाने की। मैं तैयार होकर मुकेश के घर गया तो वो भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद हम दोनों गांव के बस स्टैंड पर गए और वहां से बस पकड़कर चलते बने। मुकेश मुझे कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं चुपचाप मुकेश की सारी बातों को मान रहा था। करीब 4 घंटा बस में सफ़र तय करने के बाद हम उतरे तो मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। बस से उतरते ही मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो जगह मुझे ना तो कोई बस स्टैंड लगी और ना ही कोई गांव। बस देखने से एक वीरान सा जंगल मालूम पड़ रहा था। जिस पर मैंने मुकेश से कहा, ये कहाँ है हम लोग? ये तो कोई जंगल लग रहा है। जिस पर मुकेश ने कहा, तो क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, चल मेरे साथ। इतना बोलकर मुकेश मुझे जंगल के अंदर एक पतले रास्ते पर से कहीं ले जाने लगा। मैं भी उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलता बना। और भरोसा करूँ भी क्यों ना, आखिर मुकेश मेरे बचपन का दोस्त जो था, और अगर अपने बचपन के दोस्त पर भरोसा नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा। अब आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी, मगर अब तक हमें जहाँ जाना था वो जगह आया नहीं था। अंधेरे का पता मुझे तब चला जब मुकेश ने टॉर्च जलाया, क्योंकि मुकेश के टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को
अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस जंगल पर चलते हुए हमें अपने पैरों के नीचे सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज़ तो आ रही थी, साथ ही जंगलों से तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। उस अंधेरे से घिरे जंगल से आ रही अजीब अजीब सी आवाज़ें एक ऐसे डर का माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे ही तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे जंगलों के बीच एक छोटा सा घर दिखा। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी मुकेश ने कहा, वो देख, हम लोग आ गए, बस उस घर में ही जाना है। मुकेश की इस बात को सुनकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। हम दोनों चलकर उस घर के करीब गए तो उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला देखकर मुझे लगा कि इस घर में मुकेश अकेले नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी रहता होगा। चलकर हम उस घर के अंदर गए तो अंदर जाते ही पता नहीं मुकेश किसी को ढूंढने लगा। उस घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरा बंद था और एक खुला हुआ। सारा घर ढूंढने के बाद जब वो शांत होकर एक जगह पर बैठा तो मैंने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है भाई तू? इस पर मुकेश ने कहा, इस घर में मेरे अलावा और 2 जन रहते हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ गए। इतना बोलकर कुछ देर तो मुकेश चुप रहा, फिर वापस से बोला, लगता है वो लोग भी अपने घर गए होंगे, आ जाएंगे 1-2 दिन में। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो इस घने जंगल में घर जहाँ दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भला ये लोग क्या काम करते होंगे। ऊपर से मुकेश अकेला नहीं रहता है, उसके साथ और 2 आदमी भी हैं। जिस पर मैंने फिर एक बार मुकेश से पूछा, अरे भाई, अभी तक तूने बताया नहीं कि क्या काम करना है। जिस पर मुकेश ने कहा, तू 1-2 दिन रहकर देख, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना बोलकर मुकेश ने उस खुले हुए कमरे में बिस्तर लगा दिया और हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। इस दौरान मैंने कई बार मुकेश से उस बंद कमरे के बारे में पूछा, मगर वो बस एक ही जवाब दे रहा था कि समय आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। सुबह से ही मैं काफ़ी थक चुका था, तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे घर के बरामदे पर किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया और मुकेश को उठाया। उठकर मुकेश भी उस आवाज़ को साफ साफ सुना और आवाज़ कौन कर रहा है ये देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। मुकेश जैसे ही कमरे से बाहर निकला वैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं भागकर उसके पास गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल एक आदमी ने मुकेश का गला जोर से पकड़ा हुआ था और उस आदमी का चेहरा इंसानों से काफ़ी अलग था। उसकी दोनों आंखें नहीं थीं और साथ ही उसका पेट भी पूरी तरह से कटा हुआ था। अभी मैं हिम्मत जुटाकर मुकेश को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने मुकेश से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा करके यहाँ आया था और तुम लोगों ने मुझे मारकर मेरी आंखें और किडनी को निकालकर क्यों बेचा? तेरे दोनों दोस्तों को मैंने ही मार दिया, अब तू भी मरेगा। इतना सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि माजरा क्या है और मुकेश क्या काम करता है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस भूत ने मुकेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो भूत मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मेरे करीब आकर उस भूत ने मुझे गौर से देखा और कुछ किए बिना हवा में धुआं हो गया, जिसके कुछ देर बाद ही सुबह हो गई। सुबह जब मैंने
उस बंद कमरे के दरवाजे में एक छोटे से छेद से अंदर झांका तो पता चल गया कि मुकेश मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उस कमरे में काफ़ी सारे इंसानी टुकड़े थे और साथ ही उस आदमी की लाश भी थी जिसकी आत्मा कल मुकेश को उसके किए की सज़ा देकर गई। मैं तो मुकेश के साथ किसी भी तरह का काम करने आया था, मगर पाप करने नहीं। जो मुकेश कर रहा था वो एक पाप था। मगर एक बात मुकेश के साथ ही ख़त्म हो गई कि मुकेश मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, मुझे मारने या मुझसे इस तरह का पाप करवाने। अगर पाप करवाने तो मैं मरना पसंद करता, मगर इस तरह का पाप नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।